नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूओयू अपडेट्स की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें उसका एक पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है। सब्जेक्ट कोड है BAECN 101 और सब्जेक्ट का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूल तत्व यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पीवाईक्यू जो है ये दिसंबर 2024 सेशन का है, यानी कि इससे पिछली बार जब यूओयू के एग्ज़ाम हुए थे 7-8 महीने पहले उसका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ ज़रूरी जानकारी दे दूं। ये पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होगा और इसके जो मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इस क्वेश्चन पेपर में जो है 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ होगा, तो इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे। पहला सेक्शन जो है वो है यानी कि खंड क जो है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 19 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पहले सेक्शन में जो है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 5 में से केवल आपने 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 19 नंबर का होगा, यानी कि सेक्शन ए जो है वो टोटल 38 नंबर का होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। इनके अभी मैं आपको अलग से आंसर देने वाला हूँ, एक बार आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। और जो सेक्शन बी है हमारा उसमें जो है टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपने केवल 4 क्वेश्चन करने होंगे और जो है प्रत्येक क्वेश्चन का जो है वो 8 मार्क्स होगा, यानी कि 8 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और आपने केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 8 से को 32 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा। तो इस तरीके से आपका जो है 70 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। तो चलिए देखते हैं, आप एक बार सेक्शन बी के भी क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनको मैं अभी आपको फिर सॉल्व करके बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से ये पेपर है, आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब इसके आपको मैं आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो संतुलन से आप क्या समझते हैं, संतुलन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब उत्तर देखते हैं इसका। संतुलन का सामान्य अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें कोई वस्तु या तंत्र स्थिर हो जाता है और उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं रहती। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है मांग और पूर्ति की बराबरी की अवस्था, जहाँ न तो उपभोक्ता अपनी आदत बदलना चाहता है और न ही उत्पादक मूल्य या उत्पादन स्तर में परिवर्तन करने को बाध्य होता है। विशेषताएं देखते हैं इसकी। संतुलन एक स्थिरता की अवस्था है। इस स्थिति में क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट रहते हैं। अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुशल उपयोग हो रहा होता है। संतुलन के प्रकार देखते हैं। स्थिर संतुलन, संतुलन बिगड़ने पर स्वतः पुनः संतुलन स्थापित हो जाए तो इसको बोलते हैं स्थिर संतुलन। और अस्थिर संतुलन, संतुलन बिगड़ने पर स्थिति और बिगड़ जाती है तो उसको बोलते हैं अस्थिर संतुलन। फिर एक होता है तटस्थ संतुलन। तटस्थ संतुलन में जो है संतुलन बिगड़ने पर स्थिति न सुधरती है और न ही बिगड़ती है। अल्पकालीन संतुलन, जब केवल परिवर्तनीय कारक बदलते हैं। दीर्घकालीन संतुलन, जब सभी कारक बदले जा सकते हैं। आंशिक संतुलन, केवल किसी एक उद्योग या वस्तु का संतुलन। सामान्य संतुलन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन। स्थैतिक एवं गतिक संतुलन, समय के प्रभाव के अनुसार जो संतुलन होता है। निष्कर्ष देखते हैं। संतुलन अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और मूल्य की स्थिरता को समझाने में सहायक होती है। तो इस तरीके से आपका जो है पहला क्वेश्चन हो गया है। तो देखते हैं अब अगर दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मांग की मूल्य लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। मांग की मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मांग की मूल्य लोच का अर्थ है मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितनी प्रतिक्रिया यानी कि परिवर्तन होती है, तो उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परिभाषा देखते हैं इसकी। मार्शल के अनुसार जो परिभाषा है, किसी वस्तु की मांग की मूल्य लोच उस अनुपात को दर्शाती है जिसमें मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसका सूत्र भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है। अब देखते हैं जो मांग की मूल्य लोच होती है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। अत्यधिक लोचदार, अत्यल्प लोचदार, एकात्मक लोच, पूर्ण लोचदार और शून्य लोचदार।
अब देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो पहला जो कारक है वो है विकल्प वस्तुओं की उपलब्धता, यानी कि सब्स्टिट्यूट जब हमारे पास अधिक होंगे तो लोच भी अधिक होगी। दूसरा जो कारक है वो है वस्तु की प्रकृति, यानी कि आवश्यक वस्तुएं अलोचदार, विलासिता की वस्तुएं लोचदार। तीसरा जो कारक है वो है आय में वस्तु का अनुपात, आय का बड़ा हिस्सा लेने वाली वस्तुओं की लोच अधिक होती है। चौथा जो कारक है वो है समय अवधि, यानी कि दीर्घकाल में लोच अधिक होती है। वस्तु का उपयोग पांचवा कारक है, बहुउपयोगी वस्तुएं अधिक लोचदार। और छठा जो कारक है वो है आदतें और आवश्यकता, यानी कि नशे वाली वस्तुओं की मांग अलोचदार होती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। मूल्य लोच का अध्ययन मूल्य नीति, कर नीति और उत्पादन नीति बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होती है, उन दोनों में हमने डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो बहुत अधिक होती है और एकाधिकार में जो होती है वो केवल एक ही विक्रेता होती है, यानी कि मोनोपोली जिसको हम बोल सकते हैं। और जो उत्पादन की प्रकृति होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वो समान होती है और एकाधिकार में जो है वो अद्वितीय होती है। और जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण होता है मांग और पूर्ति के अनुसार होता है और एकाधिकार में जो है वो विक्रेता स्वयं उसको निर्धारित करता है। और जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में लाभ होता है वो सामान्य लाभ होता है और एकाधिकार में जो है वो असामान्य लाभ होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो प्रवेश और निकास होता है वो स्वतंत्र होता है और एकाधिकार में जो है प्रतिबंधित होता है। विज्ञापन जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में महत्वहीन होते हैं और एकाधिकार में जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण विज्ञापन हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के बीच अंतर बता दिया है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा आदर्श स्थिति है, जबकि वास्तविक जीवन में ये कई बार एकाधिकार पाया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सीमांत मूल्य उत्पाद MVP जिसको बोलते हैं और सीमांत आय उत्पाद MRP के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट होता है उन दोनों में डिफरेंस हमने बताना है। MVP मतलब होता है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद यानी MP इंटू वस्तु का मूल्य, और MRP जो होता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद इंटू सीमांत आय, तो ये मिलके बन जाते हैं MRP। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो है AR इजिकल टू MR इजिकल टू P, और जो इसलिए जो MVP इजिकल टू MRP होता है। और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो है MR लेस देन AR होता है, इसलिए MVP ग्रेटर देन MRP। निष्कर्ष अब देख लेते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दोनों समान होते हैं, लेकिन एकाधिकार जैसी स्थितियों में MVP और MRP में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के सभी 3 चरणों को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पे आपको चित्र तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको थ्योरी में बता देता हूँ। चित्र आप इसको अपनी बुक से देख लेना या गूगल करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब उत्पादन में एक कारक जैसे श्रम को बढ़ाया जाता है और अन्य कारक जैसे पूंजी भूमि स्थिर रहते हैं तो उत्पादन का स्वरूप परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा स्पष्ट होता है। इसके 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण जो होता है उसको वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, और जो द्वितीय चरण होता है वो डायमेंसिंग रिटर्न होता है, और तृतीय चरण जो होता है वो होता है नेगेटिव रिटर्न। तो प्रथम चरण श्रम बढ़ाने पर उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है, और द्वितीय चरण में उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन घटती दर से, यानी कि कम दर में जो है उत्पादन बढ़ता है। तृतीय चरण में जो है श्रम की अधिकता से उत्पादन घटने लगता है। चित्र आप इसका देख लीजिए। यू आकार का ग्राफ होता है जिसमें TU पहले बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और अंत में घट जाता है। यह नियम हमें उत्पादन के लिए संसाधनों के संतुलित प्रयोग का मार्गदर्शन देता है। तो इस तरीके से जो है आपका
इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिनके मार्क्स जो कि 19-19 नंबर के होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगला सेक्शन देखते हैं। तो अब देखते हैं सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन था, वो एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा की विशेषता बताइए। यानी कि एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा जो होती है उसकी हमने विशेषताएं बतानी है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा होती क्या है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा वह बाजार की स्थिति है जिसमें न तो शुद्ध एकाधिकार होता है और न ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बल्कि दोनों के गुण पाया जाता है। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इस बाजार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मुख्य विशेषताएं देखते हैं। विक्रेता की संख्या अधिक होती है, इसमें बाजार में कई विक्रेता होते हैं और प्रत्येक का अपना उत्पाद होता है। दूसरी विशेषता जो है वो है उत्पाद में विभिन्नता। प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद को विशेष बनाता है, जैसे पैकिंग, ब्रांड, गुणवत्ता, स्वाद आदि। और तीसरी जो विशेषता है वो है मूल्य पर आंशिक नियंत्रण। विक्रेता पूरी तरह मूल्य नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन भिन्नता के कारण उसे कुछ सीमा तक मूल्य निर्धारण का अधिकार होता है। और चौथा जो विशेषता है वो है विज्ञापन का महत्व। विक्रेता अपने उत्पादन की मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापन, प्रचार और अन्य बिक्री प्रोत्साहन उपाय अपनाते हैं। और पांचवा जो विशेषता है वो है स्वतंत्र प्रवेश और निकास, यानी कि बाजार में नए विक्रेता आ सकते हैं और पुराने बाहर जा सकते हैं, इसमें किसी की भी पाबंदी नहीं होती है। मूल्य भेदभाव संभव होता है, ब्रांड या गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग मूल्य वसूले जा सकते हैं। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इस बाजार में प्रतिस्पर्धा भी है और एकाधिकार भी, इसलिए यह वास्तविक जीवन में सबसे सामान्य बाजार संरचना मानी जाती है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आगे भी PYQs सॉल्व किए हुए मिल जाएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आइसोक्वांट वक्र की विशेषताएं लिखिए। यानी कि आइसोक्वांट जो कर्व होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। आइसोक्वांट वक्र उत्पादन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिनसे एक उत्पादक समान उत्पादन प्राप्त कर सकता है, भले ही श्रम और पूंजी का अनुपात अलग हो। इसकी विशेषताएं देखते हैं। नीचे की ओर ढलान होता है, यदि श्रम बढ़े तो पूंजी घटेगी और फिर उत्पादन समान रहेगा। दूसरी विशेषता जो है वो है मूल्य बिंदु की ओर उत्तल, यानी कि घटते MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का नियम लागू होता है। तीसरी जो विशेषता है वो है दो आइसोक्वांट वक्र नहीं काटते हैं, क्योंकि एक ही स्तर का उत्पादन अलग अलग बिंदुओं पर एक साथ संभव नहीं होता है। चौथी जो विशेषता है वो है ऊपरी वक्र उच्च उत्पादन दर्शाते हैं, यानी कि जो ऊपरी वक्र बनता है वो उत्पादन की अधिक मात्रा को दर्शाते हैं। मूल्य से जितना दूर वक्र होगा उत्पादन स्तर उतना ही अधिक होगा। पांचवी जो विशेषता है वो है नकारात्मक ढलान का नियम। इसका अर्थ है कि एक कारक की अधिक मात्रा तभी उपयोगी है जब दूसरे कारक की मात्रा घटे। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। आइसोक्वांट वक्र उत्पादन को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि उत्पादन के लिए कौन सा कारक संयोजन सबसे उपयुक्त रहेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर जो है वह है कुल उपयोगिता, यानी कि टोटल यूटिलिटी, TU जिसको हम बोलते हैं, किसी वस्तु की सभी उपयोग इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि है। और सीमांत उपयोगिता जो है वह है मार्जिनल यूटिलिटी, MU जिसको बोलते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो है जब तक MU धनात्मक है तब तक TU बढ़ता रहेगा, यानी कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती रहेगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो तब टोटल यूटिलिटी जो है वो अधिकतम हो जाती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है तो टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, यदि कोई व्यक्ति एक सेब खाने पर 10 यूनिट संतुष्टि पाता है और दूसरा सेब खाने पर 8 यूनिट और मिलते हैं, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू 18 और मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 8 होगा। लेकिन चौथे पांचवें सेब पर मार्जिनल यूटिलिटी घटकर 0 या ऋणात्मक हो सकता है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि यह संबंध जो है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम सिद्ध करता है, जो उपभोक्ता व्यवहार की आधारशिला है। तो चलिए अब अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
तो चौथा क्वेश्चन है राजस्व और इसके प्रकार बताइए, यानी कि राजस्व क्या होता है, रेवेन्यू, और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। राजस्व का अर्थ है उत्पादक द्वारा अपने माल या सेवा की बिक्री से प्राप्त। यह व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इससे लाभ और हानि का निर्धारण होता है। इसके प्रकार देखते हैं। कुल राजस्व यानी कि टोटल रिवेन्यू, कुल बिक्री से प्राप्त आय। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू मूल्य इंटू बेची गई मात्रा। और दूसरा जो प्रकार है वह है औसत राजस्व, एवरेज रिवेन्यू, प्रति इकाई बिक्री पर प्राप्त आय। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय मात्रा जो हमने बेची। और सीमांत राजस्व जो है मार्जिनल रिवेन्यू, एक अतिरिक्त बेचने वाला प्राप्त अतिरिक्त आय। एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर प्राप्त अतिरिक्त आय जो है उसको सीमांत राजस्व कहते हैं। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं। राजस्व के 3 रूप उत्पादक को उत्पादन और मूल्य निर्धारण की नीति तय करने में सहायता करते हैं। सेक्शन बी में केवल आपने क्वेश्चन पेपर में केवल 4 ही क्वेश्चन करने हैं जो कि 8-8 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से आपने केवल 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कारकों के आदर्श संयोजन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो कारकों के आदर्श संयोजन होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्पादन में विभिन्न कारकों भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन का प्रयोग होता है। आदर्श संयोजन का अर्थ है ऐसा संयोजन जिसमें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसकी कुछ शर्तें होती हैं जैसे MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कारकों इजिकल टू कारकों के मूल्य अनुपात होना चाहिए, अर्थात जिस अनुपात में एक कारक को घटाकर दूसरे को बढ़ाया जाता है वह उनके मूल्य अनुपात के बराबर होना चाहिए। निष्कर्ष देखते हैं। कारकों का आदर्श संयोजन उत्पादक के लिए लाभ अधिकतम करने का आधार है। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। रिकार्डो ने भूमि से संबंधित किराए का सिद्धांत दिया जिसे डिफरेंशियल रेंट थ्योरी कहा जाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जैसे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है। सबसे कम उपजाऊ भूमि यानी कि मार्जिनल लॉट जो लैंड जो होती है पर कोई किराया नहीं मिलता। उपजाऊ भूमि पर अधिक उत्पादन होता है और उपज का अंतर भी किराया कहलाता है। जनसंख्या बढ़ने पर कमज़ोर भूमि में भी खेती में लाई जाती है जिससे उपजाऊ भूमि का किराया बढ़ जाता है। रिकार्डियन सिद्धांत यह बताता है कि किराया प्राकृतिक है और यह भूमि की उपजाऊ शक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है वह है दीर्घावधि और अल्पावधि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि दीर्घावधि क्या होता है और अल्पावधि क्या होता है। तो इसमें हमने बताना है। अल्पावधि में जो स्थिर कारक होते हैं वो कुछ कारक स्थिर रहते हैं इसमें, और दीर्घावधि में जो है वो सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं। उत्पादन स्तर जो है अल्पावधि का वो सीमित परिवर्तन समय होता है और दीर्घावधि में पूर्ण परिवर्तन संभव है। लागत जो है अल्पावधि में वो स्थिर और परिवर्तनीय होती है, लेकिन दीर्घावधि में जो लागत होती है वो केवल परिवर्तनीय लागत होती है। समय जो है अल्पावधि में वो कम अवधि होती है और दीर्घावधि में लंबी अवधि होती है। अल्पावधि में उत्पादन सीमित रूप से बदला जा सकता है जबकि दीर्घावधि में उत्पादक को सभी संसाधनों को बदलने की स्वतंत्रता होती है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो 8वां क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का वो है दीर्घावधि औसत लागत वक्र को चित्र सहित समझाइए। तो चलिए देखते हैं। दीर्घावधि औसत लागत वक्र यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC जिसको बोलते हैं विभिन्न अल्पावधि लागत वक्रों SAC को समेटता है। इसे एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। LAC सामान्यतः U आकार का होता है। प्रारंभ में लागत घटती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल विशेषीकरण तकनीक, बाद में लागत बढ़ने लगती है। यह वक्र उत्पादक को बताता है कि किस उत्पादन स्तर पर दीर्घावधि में न्यूनतम लागत आती है। LAC वक्र उत्पादन नीति और लागत नियंत्रण के लिए उत्पादक के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी यहाँ तक देखी तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।